स्टूडेंट्स, दून ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं योगेश चौहान अगेन आपको वेलकम करता हूं दून ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से देखा जाए या बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो स्पेशल कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज स्पेशल क्लास है। आज हम डिस्कस करेंगे जो ग्रुपिंग ऑफ सेल है, जिसके अंदर हम सीरीज और पैरेलल का एक कंबाइंड फॉर्म को हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ एक न्यूमेरिकल को भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे जिससे कि क्लियरिटी मिले। इसके साथ ही हम आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सर्किट के अंदर फ्लो हो रही है वो कितने अमाउंट की हो रही है, साथ में कितने अमाउंट की पावर जो हो रही है वो कितने अमाउंट की पावर हमको मिल रही है, या फिर हमारे घर पे जो बिजली का बिल आता है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ये भी आज हम सीखने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट की क्लासेस भी चल रही हैं, उनको भी आप प्रॉपरली देखें। जिन्होंने पहली वीडियोज़ को नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आइए हम आज डिस्कस करते हैं मिक्स ग्रुप कॉम्बिनेशन या फिर मिक्स ग्रुपिंग ऑफ दी सेल। मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल में हम पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कोई भी कॉम्बिनेशन या सर्किट हमको मिलता है जिसमें सेल जो हैं आपके सीरीज में भी कनेक्टेड हों, साथ में पैरेलल में भी कनेक्टेड हों। इस तरह से कोई सर्किट मिलता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में जो हमसे जनरली पूछा जाता है वो 3 टर्म्स पूछी जाती हैं। उन 3 टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या टर्म्स हमसे पूछता है। एक तो पूछता है कि इस सर्किट में से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या है, जो कि जनरल हमसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी पूछ रहा था। इसके अलावा हमसे पूछ सकता है कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो आपको कंडीशन दे देगा। क्या कंडीशन देगा कि जब इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा हो उस कंडीशन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। थर्ड जो चीज़ पूछ सकता है वो आपसे पूछ सकता है कि ऐसे कितने रोज और कितने सेल्स कनेक्टेड हैं इस सर्किट के अंदर, तो उसकी वैल्यू पूछ सकता है आपसे कि उनकी वैल्यूज़ क्या है। इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो हमसे वो पूछ सकता है कि नंबर ऑफ जो है m एंड n, m और n क्या है। m जो है वो है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है और n जो है नंबर ऑफ सेल कितने हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा रोज और सेल के बारे में। रोज का मतलब कि ऐसी कितनी जो है लाइंस है हमारे पास सर्किट के अंदर। देखिए, जैसे इसके अंदर सीरीज में जो कनेक्शन है हमारे पास उसको हम एक रो बोलेंगे। जैसे इस तरह से हमारे पास एक रो है तो ये एक रो हो गई। उसके बाद देखिए, अगर हम हॉरिजॉन्टली चलें इसके साथ और तो हमारे पास ये दूसरी रो आ जाती है। और हॉरिजॉन्टल में कैसी कितनी लाइन्स हैं या कितने कनेक्शंस हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो हमारे पास देखिए इस सर्किट के अंदर हमको 3 रो दिखाई दे रही हैं। नंबर ऑफ सेल्स की बात की जाए तो नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, तो वर्टिकल जो कॉलम होंगे उनको हम बोलेंगे नंबर ऑफ सेल्स। तो देखिए यहाँ पे वर्टिकल कॉलम्स भी हमको दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है, हम मान के चलते हैं कि n तक है और रोज हम मान के चलते हैं कि कितने तक हैं, कंटिन्यूसली m तक ये हो सकती हैं। तो देखिए अब इनकी वैल्यूज़ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से इनको सोल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखने के लिए हम सबसे पहले जो कैलकुलेट करते हैं, जो हमारे पास मेन एम जो है हमारे पास, सबसे पहले हम करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं कि सबसे पहले करंट की क्या वैल्यू होगी। तो आइए देखते हैं करंट कैसे सोल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हमारे को ज़रूरत होगी नेट ईएमएफ की, कि नेट ईएमएफ जो है उसके अंदर कितना होगा। देखिए फर्स्ट रो के अंदर हम देखें तो सेल जो है कनेक्टेड है, सबका ईएमएफ हम मान के ले रहे हैं ईएमएफ है, और जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस इंडिविजुअल का वो है स्मॉल आर। स्मॉल आर जो है इनका इंटरनल रेजिस्टेंस है। हर एक रो के अंदर इसी तरह से हमारे पास कनेक्शन गिवन है। और उसके साथ जो एक्सटर्नल सर्किट में हमारे पास गिवन है कि हमारे पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमको गिवन है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू है कैपिटल R। अगर हम नेट ईएमएफ की वैल्यू निकालें तो हम पहले से कुछ पार्ट निकालना सीख चुके हैं। अगर याद नहीं है तो हम देखते हैं कि टोटल देखिए ईएमएफ क्या होता है। जितने भी सेल्स हैं हमारे एक कनेक्शन में उनका हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। तो हमारे पास जितने सेल जो हैं हमारे पास ई अमाउंट के अंदर
हैं, हर एक सेल की वैल्यू ई है। ये कहाँ तक है हमारे पास, अप टू एन तक है। कहाँ तक है, अप टू एन, यानी हम इसको ई इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं एन ई। उसके बाद हमारे पास जो रिक्वायर्ड टर्म होती है या जो हमें वैल्यू निकालनी होती है वो निकालनी होती है आर इक्विवेलेंट की। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास इजी जो टर्म होती है उसको हम सोल्व करना, ताकि हम सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकें। तो हम अगर एक रो को सोल्व कर लेते हैं, फिर उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, फिर दूसरी रो को सोल्व कर लेंगे और उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या है सर्किट को थोड़ा सा इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो हम निकालते हैं फर्स्ट रो के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आइए देखते हैं फर्स्ट रो के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी। तो देखिए आर इक्विवेलेंट इन फर्स्ट रो, अगर हम बात करें फर्स्ट रो के लिए कितने होगी आर इक्विवेलेंट, उसको हम डिनोट करते हैं R1 से। मान लीजिए जो फर्स्ट रो है उसके अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है R1। अगर मैं बात करूँ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, तो हर सेल का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। तो अगर हम इनको ऐड करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, हम जनरल की बात है क्या करते हैं, हम एडिशन करते हैं, तो हर एक सेल का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हम ऐड करते हैं। हमारे पास देखिए n नंबर तक हमारे पास क्या है, सेल इस तरह से कनेक्टेड है। तो अप टू n तक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेल कनेक्टेड है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, अप टू n तक होगा। जब हम इसको सिंपलर फॉर्म में और कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है R1 का NR। तो ये हमारे पास क्या देखिए एक रो का आ गया है। इसी तरह से हम दूसरी रो का निकाल सकते हैं, फिर तीसरी रो का। अब हम क्या करते हैं, इस सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हम देखिए हर एक रो का हम क्या निकाल चुके हैं, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल चुके हैं और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम निकाल चुके हैं। तो देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम इनको। तो सिंप्लीफाई करने पर ये किस तरह से हमको दिखाई देगा, तो देखिए हमारे पास देखिए अब हम सर्किट को सिंप्लीफाई कर चुके हैं। हर एक जो इंडिविजुअल जो ईएमएफ है वो ई और ई है, ये कहाँ तक है, हमारे पास एन सीरीज तक है। तो हम देखिए किस तरह से इक्विवेलेंट ईएमएफ की बात करते हैं, टोटल ईएमएफ की बात करते हैं, वो वैल्यू क्या होगी हमारे पास ई प्लस ई। इस तरह से हमारे पास क्या हो सकती है, अप टू एन तक हो सकती है, अप टू n तक हो सकती है। तो हम इसको लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई ई। अगर हम बात करें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें, वो भी कौन सा, इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें इस सर्किट के लिए, तो हमारे पास देखिए क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट। पैरेलल में कनेक्शन है हमारे लिए, तो पैरेलल में कनेक्शन के लिए हम जानते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R1 प्लस 1/R1। देखिए हमारे पास कितनी रोज हैं, ये अप टू m रोज तक गया है, तो हम लिख सकते हैं अप टू m/R1। तो देखिए जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू m/R1। यहाँ तक हमारे पास चला जाएगा, ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास बन जाए। 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई हमारे पास m/R1। वी नो दैट R1 इज इक्वल टू n स्मॉल r। अगर हम बात करें कि जब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा m/NR। जब लेकिन हमें वैल्यू चाहिए R इक्विवेलेंट की, तो हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वैल्यू आएगी NR/m। देखिए अब हम यहाँ पे क्या निकाल चुके हैं, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस को हम निकाल चुके हैं कि इस टोटल सर्किट के अंदर कितना नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये हमारा क्या है, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हमारे पास वैल्यू है नेट इंटरनल रेजिस्टेंस की। अब जो हमसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि करंट फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट, कि सर्किट में से कितने अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो आई अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है जो हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं, नेट ईएमएफ अपॉन में नेट रेजिस्टेंस।
नेट ईएमएफ अपॉन में नेट रेजिस्टेंस। तो हम देखिए इन सभी सेल्स का जो है, जो हमने क्या निकाला है, नेट जो ईएमएफ निकाला है वो हमारा है नेट ईएमएफ। तो उसकी जो वैल्यू है वो हमने निकाली एन ई। नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? नेट रेजिस्टेंस होगा हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि हमने इक्विवेलेंट निकाला है। तो अगर हम इसको फॉर्मुलाइज करें तो हमारे पास बनेगा R प्लस R इक्विवेलेंट। तो हमारे पास I की जो वैल्यू आएगी करंट I की वो होगी एन ई R प्लस R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो हम पुट करते हैं तो आएगी एन आर अपॉन में एम। इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा एन ई एम एन ई आर एम प्लस एन आर। ये हमारे पास क्या बनेगी? टर्म बनेगी जो करंट फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट। इस सर्किट में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी टोटल वैल्यू बनेगी। तो आगे बढ़ते हैं हम दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट में जो हमें पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है जब करंट I की वैल्यू, जब इस करंट I की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो, उस केस के अंदर इस सर्किट के अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे जब हमारे को कंडीशन गिवन हो कि इफ करंट इज मैक्सिमम। जब हमारे पास I की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो, उस केस के अंदर हमें क्या करना है, R रेजिस्टेंस यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हमने फॉर्मूला देखा अभी, I इज इक्वल टू हमारे पास था एम एन ई अपॉन में एम आर प्लस एन आर। तो देखिए इस फॉर्मूले से हम क्या समझ पा रहे हैं, इसकी वैल्यू कब मैक्सिमम हो सकती है, इस करंट की वैल्यू कब मैक्सिमम हो सकती है, जब इसकी वैल्यू यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारे पास क्या हो, मिनिमम हो। तब उस केस के अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, इसकी वैल्यू वो मैक्सिमम हो सकती है। जब ये केस मिनिमम हो तभी ये केस क्या हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है। तो अब हम कोशिश करेंगे इस पार्ट को मिनिमाइज करने की कि इसको हम मिनिमम किस केस के अंदर लेके आ सकते हैं। देखिए हम इस पार्ट को कंसिडर करते हैं, इट शुड बी मिनिमम। तो एम आर प्लस एन आर शुड बी मिनिमम। इस टर्म को देखिए दूसरे फॉर्म में हम अगर लिखना चाहें तो उसको एक फॉर्म में लिखते हैं हम, इसका एक बार क्या करते हैं हम रूट करते हैं और उसका ही क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो वो हमारे पास क्या वो इसी के इक्वल होगी। अगर मैं एम आर का एक बार रूट कर दूं, अगर मैं एम आर का एक बार रूट कर दूं और साथ में ही क्या कर दूं, स्क्वायर भी कर दूं, तो ये दोनों टर्म एम आर और एम आर ये दोनों टर्म एक ही टर्म है। इतना हम समझ पा रहे हैं मैथमेटिक्स से। और इसी तरह से इस टर्म का भी मैं क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं और रूट कर दूं। तो ये देखिए ये टर्म अगर हम देखें, आपस में देखें, इनका रिलेशनशिप देखें तो ये आपस में क्या है, इक्वलिटी की ही टर्म्स हैं। तो देखिए तो हमें क्या करना है, इस साइड को मिनिमाइज करना है। तो एम आर प्लस एन आर, इसको हम लिख सकते हैं रूट एम आर का स्क्वायर प्लस रूट एन आर का स्क्वायर। देखिए जब हम इनका रिलेशनशिप देखते हैं तो देखिए ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है और ये वाला इस तरह को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम देखिए इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके साथ ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। रूट 2mr मल्टीप्लाई स्मॉल एन रूट एन आर और साथ में एम आर और एन आर। देखिए जब हम इसको सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हैं तो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, रूट एम आर प्लस एन आर इज इक्वल टू बनेगा रूट एम आर का होल स्क्वायर प्लस रूट एन आर का स्क्वायर माइनस रूट एम आर। और देखिए जब हम इसको एलिब्रेट करते हैं या फिर हम देखते हैं, हम कंपेयर करते हैं फॉर्मूले से, तो देखिए ये किस टर्म में बन रहा है। ये देखिए ये वाली टर्म बन रही है लगभग आपकी ए स्क्वायर, ये वाली बन रही है बी स्क्वायर और ये माइनस 2ab। यानी कहने का मतलब है ए और बी जो है एक्चुअल में क्या है, ए जो है वो है रूट एम आर और जो बी है वो है रूट एन आर। देखिए तो हमारे पास ये फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तब जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो हम इस टोटल पार्ट को हम लिख सकते हैं, ये जो फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का
होल स्क्वायर। जब हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा रूट एम आर माइनस रूट एन आर का होल स्क्वायर प्लस 2mr hूँ। जब हमको ये वाला पार्ट जीरो चाहिए, यानी करंट I की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, जब ये वाला पार्ट हमारे पास जीरो हो। ये वाला पार्ट कब जीरो हो सकता है, जब ये वाली टर्म भी हमारी जीरो हो और ये वाली टर्म भी हमारी जीरो हो, तब ये पार्ट क्या हो सकता है, इक्वल टू में जीरो पुट हो सकता है। तो देखिए मेरे को चाहिए R की वैल्यू की एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में R की वैल्यू कितनी है, तो मैं इस पार्ट को जीरो के इक्वल रखकर पुट करता हूँ और वैल्यूज़ को सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमारे पास है रूट एम आर माइनस रूट एन आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इस पार्ट को मैंने जीरो के इक्वल पुट किया है और यहाँ से मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। जब हम देखिए दोनों तरफ रूट करेंगे तो किस तरह से होगा, रूट एम आर माइनस रूट एन आर इज इक्वल टू जीरो। अब मैं इसको राइट हैंड साइड में लेके जाता हूँ तो रूट एम आर इज इक्वल टू रूट एन आर, बोथ साइड अब मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ, बोथ साइड स्क्वायर करता हूँ तो क्या होता है, हमारे पास इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है एम आर और एन आर के टर्म में। हमें चाहिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू। तो देखिए तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ सकती है, एन आर अपॉन में स्मॉल एम। एन जो है वो नंबर ऑफ सेल्स है और एम जो है वो नंबर ऑफ रोज है। तो यहाँ से हम क्या निकाल पाए हैं कि कैपिटल आर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल पाए हैं। तो यहाँ से जब हम इसकी वैल्यू को हम जब पुट कर दिया है तो हमारे पास क्या आ गया है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट आ गया है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कितने अमाउंट का रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल सर्किट के अंदर, इसकी वैल्यू को हम निकाल चुके हैं। ये जो टर्म है ये बहुत बार पूछी जाती है, यहीं से हम क्या है एन और एम की वैल्यू को हम सोल्व कर सकते हैं और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अब हम देखते हैं मिक्स ग्रुपिंग के ऊपर एक न्यूमेरिकल में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 12 सेल जो हैं जिनका EMF इक्वल EMF गिवन है 1.5 वोल्ट कनेक्टेड है इन ए मिक्स ग्रुपिंग, जो कि क्या है सेल्स की मिक्स ग्रुपिंग है, इस तरह से वो कनेक्टेड हैं और साथ में उनका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर की वैल्यू भी गिवन है हमको, आर स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.5 ओम। इसी के साथ हमें क्या गिवन है कि जब इस सर्किट में से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है उस केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हमको गिवन है 1.5 एम। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या डिटरमाइन करने के लिए पूछा गया है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें डिटरमाइन करना है एम और एन की वैल्यू की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं इसके अंदर, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो आइए सबसे पहले इस सर्किट को समझते हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए इस सर्किट में हम सबसे पहले देख पा रहे होंगे कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्टेड है 1.5 ओम का, जिसकी वैल्यू हमको गिवन है। इसके अलावा जो सेल है हर एक सेल का EMF हमको क्या गिवन है, सेम गिवन है, जो कि 1.5 गिवन है, यानी हर एक सेल के अंदर EMF की वैल्यू क्या है, सेम है। और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, सेम है 1.5, इसीलिए मैं हर किसी को क्या मान सकता हूँ, R मान सकता हूँ। ऐसी M रोज हैं और N सेल हैं, जो कि अगर हम बात करें सेल, ईच सेल के अंदर क्या है, अगर हम बात करें N सेल कनेक्टेड है ईच रो के अंदर, तो हमें N की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और M की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसकी वैल्यू भी E है क्योंकि सभी सेल की वैल्यू क्या है, EMF जो है वो क्या है, इक्वल है, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या है, इक्वल है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है कि डाटा क्या क्या गिवन है। जब हम देख पाएंगे कि डाटा क्या क्या गिवन है और फिर हमें देखना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो देखिए ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में आते हैं और सिर्फ हम डाटा की वजह से या फिर फॉर्मूला सही तरीके से ना लगाने की वजह से इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव में आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इसको सोल्व किया जाए। तो देखिए हमको डाटा गिवन है, हमें क्या क्या डाटा गिवन है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए हमें सेल का EMF गिवन है, EMF ऑफ ईच सेल। अगर हम बात करें कि ईच सेल का EMF हमको गिवन है 1.5 वोल्ट। इसके साथ हमें गिवन है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या गिवन है? इंटरनल
रजिस्टेंस गिवन है, इंटरनल रजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 0.5 ओम। ये हमको इंटरनल रजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है। इसके साथ ही अब हमें क्या गिवन है, इसके साथ हमें गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ सेल, टोटल नंबर ऑफ सेल हमें गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ सेल जो है उसकी वैल्यू जो है वो कितनी है 12। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ सेल कैसे निकलता है इसकी बात करें। अगर देखिए एक मैट्रिक्स गिवन है, मैं आपको समझाऊं कि इस तरह से गिवन है आपको कि इस तरह से, अब देखिए 1 2 3 और 1 2 3, तो मैं बात करूं कि इसमें टोटल कितने बॉक्सेज होंगे अगर मुझे देखना हो तो सिंपल सी बात है, मैं इसको इस रो को इसको इन कॉलम से कितने हैं इनसे मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 × 3 = 9 आ जाता है। उसी तरह से अगर मैं m रोज और n को n जो कॉलम्स हैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्चुअल में कि इसमें कितने सेल कनेक्टेड हैं उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमको जो गिवन है टोटल नंबर ऑफ सेल जो गिवन है वो एक्चुअल में m क्रॉस n की वैल्यू गिवन है 12। नंबर ऑफ सेल अपने को गिवन है 12। उसके बाद देखिए हमको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी गिवन है। हमें क्या गिवन है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, जो कि है 1.5 वोल्ट, जिसकी वैल्यू जो है वो है 1.5 वोल्ट। देखिए अब हमें क्या निकालना है इसके अंदर अब हमें निकालना है m और n की वैल्यू की m रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं, इसकी वैल्यूज को हमें निकालना है। तो देखिए हमारे पास देखिए इस डाटा को देखते हुए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, अभी हमने डिस्कस किया है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R का फॉर्मूला होता है NR/m। ये फॉर्मूला अभी हमने देखा था, जब कब होता है, व्हेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा हो, यानी I की वैल्यू क्या हो मैक्सिमम। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि करंट की वैल्यू क्या हो, जब मैक्सिमम है तब हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है। अब देखिए इन डाटा से हम वैल्यू पुट करते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 1.5 वोल्ट और n की वैल्यू हमें नहीं पता है, R की वैल्यू हमें स्मॉल r यानी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है 0.5 m की वैल्यू। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 1.5 डिवाइड बाय 0.5 = n/m। पॉइंट हटाएंगे 5 3 = 15, तो 3 आएगा इधर और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3m = n। अब देखिए यानी हमारे एक n की वैल्यू जो है वो 3m के इक्वल है। अब हमें क्या निकालना है, m और हम n की इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अगर हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यू की हम वी नो दैट हमें पता है, हमें क्या पता है कि m क्रॉस n जो है वो है 12। अगर मैं इस n की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दूं तब हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा उसको देखते हैं। अगर मैं इस m की जगह n की वैल्यू को पुट करूं तो आप वैल्यू देखिए क्या बनेगी, m n की जगह मैं पुट करता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू पुट करता हूं तो 3m = 12। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 3m² = 12 और m² = 12/3 4। जब हम दोनों साइड क्या करेंगे, रूट करेंगे तो m = आएगा 2, यानी m की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है। लेकिन हमें अब n की वैल्यू तो अब हम निकाल चुके हैं, अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, n की वैल्यू। तो n की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इस इक्वेशन में वैल्यू क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, n = 3m है तो वैल्यू पुट करेंगे n = 3 × 2 यानी n = क्या आ जाएगा 6। तो ये हमारे पास क्या पता लग गई, m और n की इंडिविजुअल वैल्यू पता लग गई। तो यहाँ से हमने देख लिया है कि m और n की वैल्यू को हम किस तरह से सोल्व करते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, जब चार्जेस क्या होते हैं फ्लो करते हैं किसी भी कंडक्टर वायर के अंदर से ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन चार्ज होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से ड्यू टू कोलिजन उनके अंदर क्या है, एनर्जी जनरेट होती है। वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट जनरेट होती है। तो वो एनर्जी किस अमाउंट की जनरेट हो रही है उसे कैलकुलेट करने के लिए हम अब देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक सर्किट ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये एक कंडक्टर वायर है,
इस कंडक्टर वायर के अंदर से आई अमाउंट का करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, और इसके अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू जो है वो क्या है, V है। उसकी वैल्यू क्या है, V है। हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है कि V इज इक्वल टू होता है IR। ठीक है, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। और हम ये भी जानते हैं, वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि जो करंट I है, करंट I इज इक्वल टू हमारे पास होता है Q अपॉन में T, यानी रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज वो हमारा क्या होता है, करंट I की वैल्यू होती है। अगर मैं कहूँ कि Q इज इक्वल टू क्या होगा, तो Q इज इक्वल टू होगा हमारे पास IT, Q इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, IT होगा। इतनी बात हमको समझ में आती है। और देखिए Q इज इक्वल टू IT। अब देखिए किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वो हमने क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि वर्क डन अपॉन में चार्ज। ये हमने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन में चार्ज, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज, वही हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वहीं से हम क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं। यहीं से हम क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं। किस तरह से निकाल सकते हैं वर्क डन, अगर इसको क्लोज मल्टीप्लाई करेंगे तो W इज इक्वल टू क्या आएगा, V क्यूब। तो हम यहाँ पे देखिए Q की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। जब हम इसको पुट करेंगे यहाँ इस फॉर्मूला के अंदर तो वैल्यू आएगी W इज इक्वल टू VIT। जब देखिए ये एक वर्क डन है तो ये इस फॉर्म के अंदर भी वर्क डन निकलता है। दूसरी फॉर्म के अंदर जब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये इक्वेशन 1 नाम दे दूं अगर मैं इसको, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं B की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ V। जब हम V की वैल्यू पुट करेंगे तो W इज इक्वल टू क्या होगा, अगर मैं इसमें V की वैल्यू पुट करता हूँ तो V इज इक्वल टू है हमारे पास IR। अगर मैं पुट करता हूँ तो बन जाएगा I स्क्वायर RT। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन आ गया। अब देखिए यही जो वर्क डन है, चार्ज जो फ्लो हो रहा है इस सर्किट के अंदर, यही वर्क डन है, ये हीट की फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यही इसी वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, ये दिस वर्क डन विल बी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अलावा ये बाय मीन्स ऑफ हीट एनर्जी भी ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है, जिसको हम लिखते हैं H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ठीक है, अगर हम इसको देखिए ये वैल्यू जो निकलती है हमारी निकलती है जूल के अंदर। एनर्जी की जो यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है, जूल। लेकिन कई बार क्वेश्चन हमसे क्या है, कैलोरीज में भी पूछा जाता है या कैलोरीज में भी गिवन होता है। तो इस फॉर्म को जनरली कन्वर्ट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं जूल को अगर हम डिवाइड कर दें 4.18 से तो वो हमारे पास, उसको हम क्या किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैलोरीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी फॉर्म H इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, I स्क्वायर RT अपॉन में 4.18 कैलोरी। तो ये हमारी क्या है, इन द फॉर्म ऑफ कैलोरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। क्या है, इलेक्ट्रिक पावर की, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। तो पावर की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि पावर की क्या डेफिनेशन है। तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क जो होगी वो हमारी क्या होगी, पावर होगी। और वर्क जो है, हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहे हैं तो वर्क भी हमारा क्या होगा, इन द इलेक्ट्रिक सर्किट होगा। तो देखिए वर्क अभी हमने निकाला या हम दोबारा से निकाल सकते हैं। वर्क जो होता है वो हमारे जनरल फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का, कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इज इक्वल टू W अपॉन में Q। अगर मैं इसको लिखूं तो W इज इक्वल टू लिख सकता हूं V मल्टीप्लाई Q, और Q इज इक्वल टू होता है IT। अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूं तो W इज इक्वल टू होगा VIT। हमसे पूछा गया है पावर, तो पावर होती है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी अगर मैं रेट जो निकलती है वो निकलती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी मैं दोनों तरफ अगर T का डिवाइड कर दूं तो हमारे पास क्या निकल जाएगी, पावर निकल जाएगी। अगर मैं दोनों तरफ T का डिवाइड करता हूं तो डिवाइड बाय T
बोथ साइड, यानी टाइम से मैं बोथ साइड क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर W/T इज इक्वल टू VIT/T, T से T कैंसिल होगा और इसको, इस टर्म को हम लिख सकते हैं पावर P इज इक्वल टू VI। तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ गया P इज इक्वल टू VI। अब देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR। जब हम इसको लिखेंगे P इज इक्वल टू VI को, तो हमारे पास फॉर्मूला किस में कन्वर्ट होगा, I से I मल्टीप्लाई होगा तो I² R। इसके अलावा देखिए हम I को भी लिख सकते हैं एक और टर्म्स के अंदर, यानी P को ही लिखने के अलग अलग टर्म्स हैं, जिसमें से एक बार हमने क्या लिखा है, V को लिखा है इंटरचेंज करके IR, और अब हम लिखेंगे I को इन द टर्म्स ऑफ P। तो I इज इक्वल टू होता है V/R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जो कि हम इससे भी कंपेयर करके देख सकते हैं। तो देखिए जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो P इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा V²/R² मल्टीप्लाई R। R से R कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास पावर जो बनेगी वो बनेगी V²/R। ये जो वैल्यू है ये क्या है, तो देखिए हमारे पास पावर के एक्चुअल में 3 फॉर्मूलाज बन सकते हैं। पावर के हमारे पास 3 फॉर्मूलाज बन सकते हैं। इन फॉर्म्स में किसी भी फॉर्म के अंदर से हम पावर को सोल्व आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो यूनिट आती है कि पावर की यूनिट क्या होती है, तो पावर की यूनिट जो एक्चुअल में होती है वो होती है वोट। क्या होती है, वोट। कॉमर्शियल यूजेज में या जनरल यूजेज में जो हम यूज़ करते हैं पावर की यूनिट, वो यूनिट यूज़ करते हैं किलोवाट आर। अब देखिए इस किलोवाट आर का मतलब क्या है, या इस किलोवाट आर के अंदर कितनी एनर्जी है, इसको अगर हमें निकालना हो तो देखिए अगर हम 1 किलोवाट की बात करें तो उसके अंदर वोट होंगे 1000 वोट। अगर 1 आर के अंदर हम सेकंड की बात करें, 1 आर के अंदर हम सेकंड की बात करें कि 1 आर के अंदर सेकंड जो हैं वो होंगे 3600। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो यूनिट जो आएगा वो आएगा 3.6 × 10⁶ जूल, क्योंकि एनर्जी की यूनिट जो होती है वो होती है जूल। तो 1 किलोवाट आर इक्वल होता है किसके, 3.6 × 10⁶ जूल के। इसके अलावा कॉमर्शियल अगर यूज़ में देखा जाए, कंजप्शन ऑफ यूनिट की बात की जाए, अगर हमको यूनिट जो गिवन हो वो वोट के अंदर गिवन हो और हमें क्या निकालना हो कि कॉमर्शियल यूनिट जो कि हमारे बिजली के मीटर के बिल्स के ऊपर भी लिखी आती है कि इतने यूनिट बिजली का बिल आया है, तो हमें अगर कंजप्शन निकालना हो, यानी कंजप्शन निकालना हो कि कितना कंजप्शन है इलेक्ट्रिसिटी का, अगर हमें ये निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। अगर हमें इन वोट्स जो है गिवन हो यूनिट्स, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वोट को किलो वोट के अंदर कैलकुलेट करेंगे। तो पावर को पहले जो वोट के अंदर जो पावर गिवन है उसको हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, जिससे कि हमारे पास क्या है किलो वोट में कन्वर्ट होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे कितने आर जो है वो कंजप्शन हुआ है। तो इससे क्या है, ये हमारे पास इन द टर्म्स ऑफ किलोवाट आर आ जाएगा, या फिर हम जनरली इसको क्या लिखते हैं, यूनिट लिखते हैं। आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, एक एक जो कॉम्बिनेशन है वो समझ में आया होगा, और आप उम्मीद करते हैं अगर आप जो हैं घर से भी अपने इन क्वेश्चंस को करने की ट्राई करेंगे, जो भी डाउट होगा वो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर भी आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करें, लाइक करें और शेयर करें। अभी तक अगर जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें।